हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलएलबी और एलएलएम के प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज वेस्टेड विद। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपको ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के आना चाहिए। ऑप्शन ए यूएन जनरल असेंबली, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड लास्ट ऑप्शन यूएन सेक्रेटरी जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्योरिटी काउंसिल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। An international act by which a state establish its consent to be bound by a treaty on the international plane is known as। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेक्टिफिकेशन कहते हैं, या फिर फुल पावर स्टेट प्रैक्टिस, या जस्ट कांग्रेस। इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू। 253 किसके बारे में बात करता है? 253 बात करता है ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन पार्टीशन डैश कंटिन्यूज एज यूएन मेंबर स्टेट। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया करता है या पाकिस्तान करता है, कोई भी नहीं करता है। इसका सही आंसर इंडिया होगा कि पार्टीशन के बाद भी इंडिया यूएन का मेंबर था। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? छोड़ देता है कि रखता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद इम्यूनिटी ऑफ स्टेट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ फॉरेन कोर्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन कन्वेंशन ऑन जुरिडिक्शनल इम्यूनिटीज 2004। आपको जिस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर प्रोवाइडेड इन यूएन चार्टर। ऑप्शन बी स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, सी Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, and D is Reports of International Law Commission। इसका जो सही आंसर होगा कि सोर्सेस किसको माना जाता है, तो जो भी सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूलिंग्स होती हैं उनको भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी ओके इज द करेक्ट आंसर। Let's move to question number 7. Question number 7. The dispute settlement body established by UN Convention on Law of Sea 1982 is known as। Option B is the correct answer, International Tribunal for Law of the Sea. Let's number 8. Article 51 of the UN Charter refers to। Article 51 किसके बारे में बात करता है? UN Charter का। ये बात करता है इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की, इसलिए ऑप्शन सी इज द इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुप ऑफ पीपल फेयरिंग परसुएशन लिविंग द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज नोन एज। वो पर्सन, वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंट्री छोड़ देते हैं, मतलब उसी कंट्री के ओरिजिन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है रिफ्यूजीज। ऑप्शन सी। Question number 10. Amendment in the UN Charter raising the number of membership in Security Council was made in। किस ईयर में बनाया गया था मेंबरशिप? अच्छा, मेंबरशिप यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में दिया गया है, बताओ ज़रा सब लोग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए
1963. Digital signature authenticates the electronic record by use of option A symmetric crypto system, B asymmetric crypto system, option C biometric and last is all of these. क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Let's move to question number 13. When a minor become a partner on attaining majority, his liability commence from. माइनर जब मेजर हो जाता है तब उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन ए द डेट ऑफ हिज एडमिशन टू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम, द डेट ऑफ मेजोरिटी, द डेट फिक्स्ड बाय ऑल द पार्टनर्स and last is the date on which 6 month will expire from the date of attaining majority by minor. इसका सही आंसर ऑप्शन ए है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं. The liability by holding out in cases of retiring partner continues up to the date. किस डेट तक चलेगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस अबाउट सच रिटायरमेंट. जब तक नहीं देगा, कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं आएगी तब तक चलेगा. एंड क्वेश्चन नंबर 15. प्राइस अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मीन्स. प्राइस का मतलब क्या होता है, एक ये किस जो ये एक्ट है इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस का मतलब क्या बताया गया है. कंसिडरेशन इन मनी, consideration in money or kind, any act or abstain from for the sale of the goods and last is all of these. जो बताया गया प्राइस की डेफिनेशन वो है कंसिडरेशन इन मनी, मनी के फॉर्म में कंसिडरेशन होगा. क्वेश्चन नंबर 16. अनलेस इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिगार्डेड एज एसेंस ऑफ द contract of sale. Option A stipulation as to the time of the performance, B stipulation as to method of the performance, C stipulation to as to the time of the payment and last is delivery of the goods. इसका सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पेमेंट, टाइम ऑफ द पेमेंट. क्वेश्चन नंबर 17. द फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद. क्या पूछा जाता है जब ऐसे क्वेश्चन में, तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ताकि वो हाईलाइट होकर दिमाग में से फिक्स हो जाए जब क्वेश्चन को करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. फुल फेथ एंड क्रेडिट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन ए बोरोइंग फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, borrowing from the consolidation fund of the state, jurisdiction of the union in relation to territories outside India and last is none of these. इसका सही आंसर होगा none of these. Question number 18. Epistoral jurisdiction of the Supreme Court deals with. Option A letter petition, B extraordinary jurisdiction, C ecclesiastical matters, D power to punish for contempt of court. सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 19. द टेस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनविटेबल एफर्ट इज यूज टू डिटरमाइन. ये टेस्ट क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 स्टेट दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ. दिस अप्लाइज इन द केस ऑफ, किस केस में बताया गया था, इसका जो सही आंसर है वो है नार्को एनालिसिस. ये आपका केस है सेल्वी वर्सेस यूनियन ऑफ कर्नाटका, जिसमें बोला गया कि किसी भी पर्सन को विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. बेसिकली अगर इसके पहले आप सेल्वी के पहले आप एक केस पढ़ेंगे काठू काली का, तो उसमें बताया गया था कि जो टू बी विटनेस, इसको ये जो
स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा नैरो किया गया था इसकी मीनिंग को। और उसके बाद सेल्वी के केस में बताया गया कि बिना मतलब जो पर्सन है, अरेस्टेड अक्यूज्ड पर्सन है, उसके कंसेंट के बिना ना तो नार्को एनालिसिस हो सकता है, ना तो पॉलीग्राफी हो सकता है, ना ही फिंगरप्रिंट ब्रेन टेस्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केस है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से रिलेटेड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।